नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम बात करेंगे कि कैसे पिता के खान पान का असर उसके बेटे पर पड़ सकता है। जानेंगे पिघलते ग्लेशियर और बढ़ते समुद्र स्तर से उत्पन्न संकट की, और बताएंगे कैसे हुई हथौड़े की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे का मेटाबॉलिज्म सही रहे, तो उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता को अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। हैरान हो गए ना? जी हाँ, ताज़ा अध्ययन के मुताबिक एक पिता भी अपने पुत्र को अपनी पुरानी खान पान की आदतों के चलते मेटाबॉलिज्म की समस्याएं दे सकता है। पूरी जानकारी दे रही है हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। ये तो पहले से साबित तथ्य है कि माताएं अपनी संतानों को मेटाबॉलिज्म संबंधित लक्षण हस्तांतरित करती है, और ये भी कि माता पिता से बहुत सारे जीन्स बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन ताज़ा अध्ययन चौंकाने वाला है। एक किशोर या युवा जिस तरह का खान पान रखता है, उसका प्रभाव उसके पिता बनने पर उसके पुत्र में जा सकता है। कैसे? आइए समझते हैं। साल 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऊटा के स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रजनन जीव विज्ञानियों ने एक अध्ययन किया था। उन्होंने उच्च वसायुक्त आहार करने वाले नर चूहों की संतानों में मेटाबॉलिज्म की विकार की समस्या देखी, और अध्ययन किया तो पता चला कि माता पिता के आहार का प्रभाव संतान के जीनोम में नहीं, बल्कि उनके एपी जीनोम में परिवर्तन का कारण बनता है। आपको बता दें, एपी जीनोम जीन अभिव्यक्ति, विकास, टिश्यू डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करने और जंपिंग जीन को शांत करने में भूमिका निभाते हैं, और इसमें पर्यावरणीय परिस्थितियों के चलते परिवर्तन हो सकते हैं। अब म्यूनिक स्थित हेल्महोल्ट्ज सेंटर के शोधकर्ताओं ने ताज़ा अध्ययन किया। उन्होंने नर चूहों को 2 हफ्ते तक उच्च वसा वाला आहार खिलाया। पाया गया कि इस आहार के कारण शुक्राणु में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के ट्रांसफर आरएनए में परिवर्तन आए। ये टीआरएनए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा देते हैं और माइटोकॉन्ड्रियल जीन की गतिविधि को बढ़ा या घटा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल गतिविधि में वृद्धि शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देती है, लेकिन साथ में अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए भी शुक्राणु से भ्रूण में चले जाते हैं, जिससे भ्रूण को मिलने वाली जानकारी बदल जाती है और उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। अगले चरण में शोधकर्ताओं ने उन चूहों के स्वास्थ्य को देखा जिनके पिता अधिक वसायुक्त भोजन खाते थे। उन संतानों में से लगभग 30% में मेटाबॉलिज्म विकार पाए गए। ये माइटोकॉन्ड्रियल टीआरएनए बच्चों में पिता की ओर से आए थे। शोधकर्ताओं ने मेटाबॉलिज्म विकास से प्रभावित 3431 मानव संतानों का विश्लेषण किया, तो देखा गया कि उन बच्चों में ये विकार ज्यादा थे जिनके पिता का वजन अधिक था। मजेदार बात यह है कि ये समस्याएं पिता से केवल पुत्रों को मिली है, पुत्रियों को नहीं। यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम में अलग अलग जानकारी होती है। तो विज्ञान ऐसे ही रहस्यों को उजागर कर चौंका देता है, लेकिन अब पिताओं को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। धरती पर कभी 2 लाख से अधिक ग्लेशियर थे। ये ग्लेशियर न केवल एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करते थे, बल्कि उन समुदायों के जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे जिनके लिए ये बर्फीली संरचनाएं जल का एक प्रमुख स्रोत होती थी। लेकिन समय के साथ ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण इन ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हो गया, जिससे पृथ्वी और मानव जीवन पर बुरा असर पड़ने लगा। क्या है ये पूरी कहानी? जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। पृथ्वी पर 2 लाख से अधिक ग्लेशियर मौजूद थे, जो धरती को अपने सफेद कंबल से ढके हुए थे। ये ग्लेशियर न केवल अद्भुत थे, बल्कि उन लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी थे जिनके लिए ये बर्फीली संरचनाएं पानी का प्रमुख स्रोत थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाले पहाड़ जो बर्फ की चादरों से ढके होते थे, अब लुप्त होते जा रहे हैं।
समय के साथ ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण ने इसे पिघलाना शुरू कर दिया और दुनिया का चेहरा बदलने लगा। जर्नल द क्रायोस्फीयर में प्रकाशित एक शोध के अनुसार बर्फ अब 65% तेजी से पिघल रही है। 1994 से 2017 के बीच 28 लाख करोड़ टन बर्फ पिघल चुकी है। 2022 से 2023 के बीच सिर्फ एक साल में ग्लोबल एवरेज सी लेवल में लगभग 0.76 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। किलिमंजारो पर्वत की बर्फ भी इससे अछूती नहीं रही। 1912 के बाद से उसकी 80% से अधिक बर्फ पिघल चुकी है। गढ़वाल हिमालय के ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि मध्य और पूर्वी हिमालय के अधिकांश ग्लेशियर 2035 तक पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। ये एक ऐसा संकट है जो अकेले दक्षिण पूर्व एशिया में 70 करोड़ लोगों के जीवन पर असर डाल सकता है, जिनके लिए ये ग्लेशियर पानी का मुख्य स्रोत हैं। कुछ समय पहले ही अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड A76 टूटकर अलग हो गया, जो 4320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। इस घटना ने जलवायु संकट की गंभीरता को और भी स्पष्ट कर दिया। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस प्रकार के हिमखंडों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने से बायोडायवर्सिटी को भी नुकसान हो रहा है। कई दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है। ये कहानी सिर्फ ग्लेशियरों की नहीं, बल्कि उस बदलाव की है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। अगर हमने इस संकट को नहीं समझा और समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए, तो मनुष्य जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगा। विभिन्न स्रोतों से निकलने वाली गर्मी को रोकने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना चाहिए, ताकि ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। इसलिए हमें अपने रहन सहन में बदलाव लाने की जरूरत है। आज के आधुनिक समय में तरह तरह के टूल्स उपयोग में लाए जा रहे हैं। मानव जीवन के हर पहलू में कोई ना कोई उपकरण उसके जीवन को आसान बनाने में साथ दे रहा है। छोटी सी कील से लेकर विशाल समुद्री जहाज, मोबाइल से लेकर बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर, कुछ ऐसा ही एक उपकरण है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। वो है हथौड़ा। कारखाना हो या घर, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो आइए जानते हैं हमारे खास सेगमेंट आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी में हथौड़े की शुरुआत कैसे हुई। बहुत समय पहले जब मनुष्य जंगलों में रहते थे और जीविका के लिए शिकार करते थे, तब उपकरणों की दुनिया में सबसे पहली क्रांति हुई। हमारे पूर्वजों ने सबसे पहला हथौड़ा बनाया था, लेकिन ये वो हथौड़ा नहीं था जिसे हम आज पहचानते हैं। ऐसा माना जाता है कि पहला हथौड़ा 3 मिलियन साल पहले मूल रूप से सिर्फ एक भारी गोल पत्थर था। हाथ की पकड़ में आने वाले इस मजबूत पत्थर का उपयोग अन्य पत्थरों को आकार देने और शिकार के उपकरण बनाने के लिए किया जाने लगा। लाखों वर्षों तक इस पत्थर के हथौड़े में कोई बदलाव नहीं आया। हमारे पूर्वजों को इसकी सरलता और उपयोगिता पसंद थी, लेकिन फिर मानव ने महसूस किया कि इस पत्थर को बेहतर बनाया जा सकता है। एक विचार आया, क्यों न इसे एक छड़ी से जोड़ा जाए। इससे न केवल पकड़ में सुधार होगा, बल्कि इससे अधिक सटीकता और ताकत भी मिलेगी। लगभग 30,000 ईसा पूर्व में एक पत्थर को एक हड्डी या लकड़ी के हैंडल से बांधने का तरीका खोजा गया और इस प्रकार दुनिया का पहला हैंडल वाला हथौड़ा बनाया गया। ये एक सरल लेकिन क्रांतिकारी नवाचार था। अब हथौड़ा अधिक सटीकता से प्रहार कर सकता था और कम प्रयास के साथ अधिक बल लगा सकता था। कांस्य युग और लौह युग 2000 से 1800 ईसा पूर्व के आसपास में लोहे और कांस्य के हथौड़े विकसित हुए। ये कांस्य और लोहे के हथौड़े पत्थर के हथौड़े की तुलना से कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ थे। मनुष्य सामाजिक विकास के साथ साथ हर क्षेत्र में अपने आप को और कुशल बनाता गया और फिर विकसित समझ के साथ हथौड़े का उपयोग अलग अलग काम के लिए करने लगा। हर काम के लिए एक विशेष प्रकार का हथौड़ा था। कल्पना कीजिए, युद्ध में उपयोग किए जाने वाले भारी युद्ध हथौड़ों से लेकर नाजुक काम करने के लिए बनाए गए रबर या लकड़ी के छोटे छोटे हथौड़ों तक,
इनका विभिन्न स्थानों पर उपयोग किया जाता था। आज हमारे पास ऐसे हथौड़े हैं जो तकनीक और डिजाइन के मामले में उच्चतम स्तर पर हैं। ये आधुनिक हथौड़े हमारे दैनिक जीवन को सरल और कुशल बनाते हैं। लेकिन अगर हम समय में पीछे जाएं, तो हम देख सकते हैं कि ये सब एक साधारण पत्थर से शुरू हुआ था। हथौड़े की ये यात्रा मानव सरलता और अनुकूलशीलता की एक अद्भुत कहानी है। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन से कई आकर्षक नई तस्वीरें जारी की हैं, जो भारत के ऐतिहासिक लूनर मिशन के बारे में नई जानकारी देती है। हाल ही में जारी की गई तस्वीरों में मिशन के विभिन्न चरणों को दिखाया गया है। इसरो ने विक्रम लैंडर से रैंप पर उतरने के लिए तैयार प्रज्ञान की बाईं और दाईं ओर नेविगेशन कैमरे की तस्वीरें साझा की, जिसमें रोवर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के शुरुआती कदमों को कैद किया गया। रोवर की तस्वीरों के अलावा इसरो ने विक्रम पर लगे लैंडर इमेजर कैमरे से शानदार तस्वीरें भी जारी की। ये तस्वीरें चंद्रमा के साउथ पोल की ओर चंद्रयान के महत्वपूर्ण लूनर ऑर्बिटल इंसर्शन से ठीक पहले के व्यू पॉइंट को दिखाती है। ये चरण चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अंतिम लैंडिंग के लिए तैयार करने में एक महत्वपूर्ण कदम था। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। थेरोपोड डायनासोर के सबसे महत्वपूर्ण बड़े समूहों में से एक है, जिनमें टायरोनोसोरस और एलोसोरस जैसे प्रसिद्ध शिकारी और साथ ही आधुनिक पक्षी शामिल हैं। मेसोजोइक युग में डायनासोर के विभिन्न प्रकार के थेरोपोड पाए गए हैं। एक नई खोज जिसका स्थान पश्चिमी किर्गिस्तान के ताशकुमिर शहर के पास पहाड़ी रेगिस्तान क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ पर बालाबानसाई फॉर्मेशन के सेडिमेंट्स पाए गए, जो लगभग 165 मिलियन साल पहले मध्य जुरासिक काल के दौरान जमा हुए थे। 2006 और 2023 के बीच कई उत्खनन अभियानों के दौरान डायनासोर की खोपड़ी की हड्डियां, कंधे और कमर के अग्रभाग के टुकड़े और साथ ही लगभग 8 से 9 मीटर लंबे शिकारी डायनासोर के पेल्विक कमर खोजे गए। यह पहले से अज्ञात विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति है। विशेष रूप से इसकी पोस्ट ऑर्बिटल हड्डी पर अत्यधिक उभरी हुई भौहें हैं, जो उस बिंदु पर एक सींग की उपस्थिति को इंगित करती है। ये अध्ययन हमें इन जानवरों के इवोल्यूशन के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारियां देता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।